से सीवान के जनता को कि मैंने अभी सत्र 25 से 29 तारीख तक चला जी। मैंने विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प दिया था। जी जी। वो मेरा गैर सरकारी संकल्प मंजूर हुआ और मैंने उसको विधानसभा में खड़ा होकर के पढ़ा। मैंने कहा कि सीवान में जाम की समस्या है, चलना मुश्किल है, वैसे स्थिति में सड़क भी पतला है, वैसे स्थिति में तरवारा मोड़ से श्रीनगर गंडक तक एलिवेटेड रोड पुनः फलाने हो जाएंगे, हम ही लोगों की जदयू की सरकार हो जाएगी। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? तुम क्या कर रहे हो? ये बिहार की जनता देख नहीं रही है, गांव की जनता देख नहीं रही है, तो समय पर न जनता अपना उपाय करेगी। आप लाख चोरी चंडाली करने का काम करेंगे, जनता सजग है इस बार, निश्चित तेजस्वी के हाथ में है। 2025 का चुनाव बहुत करीब है। अगर देखा जाए तो लगभग 2-4 महीने के बाद अधिसूचना आ जाएगा और उसके बाद जो है कि चुनाव की डुगडुगी बज जाएगी और लगभग सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में फिर से एक बार एक्टिव हो जाएंगे। हालांकि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस नाते है क्योंकि जिस तरीके से इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने अपने स्तर से तैयारियां तो कर ली हैं, लेकिन इसी बीच जनसुराज का आगमन हो रहा है। हालांकि जो 4 उपचुनाव हुए उसमें जनसुराज कितना प्रभावकारी रहा, आने वाले 2025 का चुनाव कितना कुछ बिहार को बदल देगा, पार्टियां क्या कुछ कर रही हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है खास करके महागठबंधन में तेजस्वी यादव को बार बार ये कहा जा रहा है कि ये भावी मुख्यमंत्री हैं और एक तरह से देखा जाए तो एक युवाओं का आइकॉन बनते जा रहे हैं। कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा 2025 के चुनाव में, इन सारी चीजों को समझने के लिए आज हम हैं सदर विधायक और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, विधानसभा का अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी जी के आवास पे। बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अपने आवास पर आप लोगों का जी स्वागत भी करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आप लोगों से बहुत देर से बहुत सारे विषयों पर बात हुई और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग आए। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे हम जितने भी दर्शक हैं कि जो 2025 का चुनाव है काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा, क्योंकि देश में एक तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है हिंदुत्व को लेकर के, उसका प्रभाव बिहार पे कितना पड़ेगा 2025 के चुनाव में, हम इसको समझना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार जो है बहुत उपजाऊ बिहार की धरती है और हर बार जो देश बदलने की जो आवाज़ उठाने का काम जो हुआ है उसमें बिहार ही नेतृत्व करने का काम किया है। अब रहा सवाल कि 2025 के चुनाव जो होने जा रहा है और जो एनडीए गठबंधन जिस तरह से लक्ष्य बना करके खास समुदाय और वर्ग को तंग और तबाह कर रही है, तो यह बात पूरे बिहार के जो जनमानस है उसके सामने है। मैं कहना चाहता हूं कि 25 के चुनाव में एनडीए चाहे कितना हूं षड्यंत्र कर ले, कितना हूं फूट डाल लें, कितना हूं कम्युनल बातें कर लें, कितना हूं इस राज्य को तोड़ करके सत्ता अख्तियार करने के सस्ती राजनीति कर ले, परंतु हमें भरोसा है कि बिहार के जो जनता है, जो मतदाता है, ये तमाम लोग इनके षड्यंत्र को समझ गए हैं और 25 के चुनाव में मेरा जो सोच और समझदारी जिस दृष्टि जहाँ जा रही है कि एनडीए बड़े बुरे तरीके से इस राज्य में चुनाव हारेगी और इंडिया काफ़ी सदस्यों को जिता करके
बिहार में एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, प्रगतिशील विचारधारा के सरकार बनाने के काम करेगा। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात इसमें कह दिया कि इस बार एनडीए बुरी तरीके से हारेगी। हालांकि अभी जिस तरीके से गिरिराज सिंह हिंदू सम्मान यात्रा निकाले हुए थे, हालांकि 3-4 पूर्वांचल में 3-4 जिलों को उन्होंने टच भी किया और उसके बाद वो रुक गए। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा था कि वो इससे सहमत नहीं है। हालांकि आमतौर पर नीतीश कुमार एक सॉफ्ट जो है कि अपना कॉर्नर अपनाते हैं, कभी हार्ड उन्होंने नहीं कहा। भाजपा के साथ रह करके उनकी नीति को आप लोग क्या समझते हैं? चूंकि आप पुराने नेता हैं और देश के खास करके बिहार के राजनीति को बखूबी समझते हैं आप। देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि गिरिराज सिंह को देश नहीं दुनिया यह समझता है कि गिरिराज सिंह मुंह के गलगर आदमी जो देहात में कहा जाता है वो है, और जो स्टेटमेंट उनका होता है वह स्टेटमेंट को अच्छे जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं। फुहरापन वाली बात वो बोलते हैं, और मैं समझता हूं कि तमाम बातों को बोलने का उनका यही अर्थ है, यही उनके समझदारी है कि जितना ही हम माइनॉरिटी क्लास के खिलाफ हम बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी जो सबसे मतलब फेलियर प्रधानमंत्री देश के हैं, उसके नज़रों में हम बने रहेंगे तो हमारी कुर्सी नहीं जाएगी, हम मिनिस्टर रहेंगे और हमेशा जो है हम अपने विचारधारा, अपने जो गंदे रास्ते हैं उस रास्ते को प्रचार प्रसार करेंगे तो हमसे कोई नाराजगी हमारे लीडर को नहीं होगी। इसलिए इन लोगों के जो विचारधारा है, एनडीए की विचारधारा, इन लोगों की क्या, एनडीए की विचारधारा, और नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हम लोग एक समकक्ष लोग हैं। और नीतीश कुमार जी, लालू जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो नीतीश जी बराबर एक आने मार्ग में ही रहते थे जहां लालू जी एज ए चीफ मिनिस्टर रहते थे, और दोनों में बड़े अच्छे रिश्ते थे। और लालू जी, यह बात कहने में कोई शक नहीं है कि देश में आज के दिन में सबसे सेकुलर और मतलब आले दर्जे का नेता इस देश में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद है। तो नीतीश कुमार जी तो उस जमाने में हम भी साथ में काम किए हैं, उस जमाने में तो अपना बिल्कुल समाजवादी विचारधारा में रह करके लालू जी के नेतृत्व में काम करते थे। लेकिन बाद में न जाने किस तरह के समाज से, किस तरह के विचारों से प्रभावित होकर के वह जो है, जो देश को तोड़ने वाली, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली या सांप्रदायिक पार्टी से रिश्ता वो बना लिए। तो आज के दिन में हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वो जो है रास्ते से भटक गए हैं और बीजेपी को लाइक नहीं करते। तो 17 महीना में कितना अच्छा तेजस्वी जी ने काम किया, हम स्पीकर थे तो पॉपुलर तेजस्वी जी हो रहे हैं नौकरी दे करके, इसलिए बीजेपी सिखा करके उनको अलग करा दिया। तो उनको अगर पक्के इरादे के रहते तो कभी भी ये जो हमारा महागठबंधन है बिहार में, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, इसको छोड़ करके बीजेपी के साथ नहीं जाते। तो आज हम उनको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे कि वो जो है सेकुलरिज्म के माने मजबूती के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी अगर बाय द वे अभी भी अगर आप लोगों के साथ वो आ जाए तो फिर आप लोग क्या कहिएगा उस वक्त? देखिए ना, सवाल है कि ये तो ऐसे मतलब तरीके में जा कर के माने फंस गए हैं कि अब सांप छुछुंदर के हाल है, न लीलते बनता है न उगलते बन रहा है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और युवाओं के हृदय सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव जी
जो आप प्रश्न किए हैं वैसी परिस्थिति आएगी तो उन लोगों को मतलब बहुत गंभीरता से सोच समझ करके वो फैसला लेंगे। और मान लीजिए कि वो फैसला ही हमारा लीडर अगर किसी तरह का लेता है तो हम लोग तो लीडर के साथ हैं, लीडर के फैसले को हम लोग समर्थन करने वाले लोग हैं। इसलिए अब आपको बतलाते हैं कि वैसा अब कोई स्थिति पैदा होने वाली नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के जो इस राज्य के होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उनका अब यही सोच है कि अब 25 में लड़ाई लड़ करके जनता के आशीर्वाद से बहुमत में आकर के हमें जिम्मेवारी मिलेगी मुख्यमंत्री के, तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे जो लाइक माइंडेड जो पार्टी है उसके सहयोग से। और इस राज्य में नौजवानों को पहले नौकरी दे करके हम अपने वादा को पूरा करेंगे और बिहार में जो बिगड़ती हुई जो भिन्न भिन्न तरह के समस्या है उस समस्या के निदान करने का काम। लेकिन जेडीयू के लोग तो कह रहे हैं कि 2025 और फिर से नीतीश, और आप कह रहे हैं कि एक बार भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तो ये दोनों चीजें देखिए ये लोग कहते हैं, लेकिन आप प्रखंड में चलिए बिना रिश्वत का काम नहीं हो रहा है। आप अंचल में चलिए बिना रिश्वत का काम नहीं चलता है। थाना में चलिए जो मारता है उससे भी रिश्वत पैसा लिया जाता है, जो मार खाता है उससे भी लिया जाता है। कहीं जो है जिस तरह से जनता के मतलब समस्या का निदान त्वरित तरीके से हो वैसा नहीं हो पाता है। संचिकाएं एक जगह महीनों महीनों लंबित रहती है। तो हम क्या समझते हैं, ये जो है जनता हर तरह से दुखी है। अब दाखिल खारिज में हम लोगों के ज़माने में 100 रुपया नहीं लगता था, आज 15,000, 20,000, 25,000 जनता जनार्दन बोलती है कि हम लोग बिना दिए हमारा दाखिल खारिज नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा में चलिए, शिक्षा प्रयोगे में चल रहा है, कभी कोई ऑर्डर कभी कोई ऑर्डर कोई ऑर्डर। उस तरह से आप चिकित्सा में चलिए, महंगाई चरम सीमा पर है। एक टैबलेट का दाम पहले क्या था, आज आप किनने जाइए उसी टैबलेट को तो कितना दाम लग रहा है। किसानों की हालत वही है। पैदा करने वाले इस धरती पर माने अन्नदाता किसान है, इसीलिए उसको दूसरा भगवान कहा जाता है। उसकी हालत खराब है। सारे लोग तो तंग तबाही में है, विधि व्यवस्था में ज़रूरत से ज़्यादा गिरावट है। तो ये सब अभी ना फलाने इस बार पुनः फलाने हो जाएंगे, हम ही लोगों की जदयू की सरकार हो जाएगी। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तुम क्या कर रहे हो, ये बिहार की जनता देख नहीं रही है, गांव की जनता देख नहीं रही है। तो समय पर न जनता अपना उपाय करेगी। आप लाख चोरी चंडाली करने का काम करेंगे, जनता सजग है। इस बार निश्चित तेजस्वी के हाथ में बागडोर देने का काम। इस बार तेजस्वी यादव ने एक नहले पे दहला किया है। माँ बहन योजना जिस तरीके से उन्होंने लाया है, इसका कितना असर पड़ेगा 2025 चुनाव में? एक बात आपसे मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो ये नहीं कि कह दिए हवा में उड़ गया सब लोग जान गए। वो जो कहते हैं उसको करने के नियत से कहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी या अवसर किसी तरह से मिल जाएगा। तो जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार मतलब नौकरी नहीं है, तो हम 10 लाख को परमानेंट नौकरी देंगे। अवसर 17 महीना मिला तो आगे बढ़ करके सारे वैकेंसी को करा करके पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा करा करके बिना पेपर लीक हुए वो बिल्कुल जो है परीक्षा हुआ, कॉपी एग्जामिन हुआ, रिजल्ट हुआ, शिक्षक 5 लाख बने, सब लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। तो काम किए कि नहीं किए? तो जो उन्होंने कहा है कि माई बहन सम्मान योजना के तहत सबको हम 2500 रुपया खाता खुलवा करके और उसको हम देने का काम करेंगे। हम जो है 200 यूनिट बिजली जो है हम मुफ्त देंगे। हम किसानों के उत्पादन के उचित मूल्य
हम निर्धारित करने का काम करेंगे। हम जो है ये वृद्धा पेंशन है, उस पेंशन को भी हम 1500 से 400 से हम 2000 करने का काम करेंगे। तो ये तमाम वो बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं तो उनको काम करना न पड़ेगा। जनता मान लीजिए कि आपके घोषणा को पसंद कर लिया और आपको वोट दिया, आप सत्ता में आ गए, तो सत्ता में आइएगा तो आपको काम न करना पड़ेगा। और नहीं काम करिएगा तो फिर ये तो लोकतंत्र जनतंत्र है, 5 बरस की अवधि है, फिर तो जाना है। उनके लिए भी चुनौती होगा, चुनौती हो जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं पूरा गहराई से अध्ययन करके एक एक बात बोल रहे हैं। और माई बहन सम्मान योजना, ये समझिए कि ये बहुत ही चुनौती वाला योजना है और इसको बड़े गंभीरता से तेजस्वी बाबू लिए हैं, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लिया है। और हम लोगों का यह सोच है कि सरकार जनता आशीर्वाद दे देगी, बन जाएगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो माई और बहन सम्मान योजना के तहत जो राशि देना है उसको निश्चित देने का वो काम। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि हम लोग जो कि जिया से रहने वाले हैं, शहर से अगर देखा जाए तो पश्चिमी छोर पे रहने वाले हैं, और इन दिनों एक बड़ा समस्या सामने आ रहा है, चूंकि आपके आवास के ठीक सामने से जो जाम की समस्या हो रही है कचहरी ढाला, हालांकि अभी सिसवन ढाला की समस्या दूर हुई नहीं है, लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया मुद्दा ये सामने आ रहा है, खास करके जो ढाला है, जो कचहरी ढाला है, आप खुद देखते होंगे, आपके लोगों को इसको सूचना मिलती होगी, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बनता जा रहा है। श्रीनगर से लेकर के और आपको जो है कि तरवारा मोड़ तक बहुत जाम की समस्या है। इसको लेकर के क्या करेंगे, क्योंकि अगला चुनाव में आप जाएंगे तो सवाल है कि आप लोगों को क्या बताएंगे कि हम क्या कुछ करेंगे और इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था करेंगे आप? मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से सिवान के जनता को कि मैंने अभी सत्र 25 से 29 तारीख तक चला जी। मैंने विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प दिया था। जी जी। वो मेरा गैर सरकारी संकल्प मंजूर हुआ और मैंने उसको विधानसभा में खड़ा होकर के पढ़ा, उस पर बहस भी किया। मैंने कहा कि सीवान में जाम की समस्या है, चलना मुश्किल है, वैसे स्थिति में सड़क भी पतला है, वैसे स्थिति में तरवारा मोड़ से श्रीनगर गंडक तक एलिवेटेड रोड बनवाया जाए। एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो जाम की समस्या से निजात मिलेगा कि ऊपर से गाड़ी चलेगी और उसके नीचे के जो पोर्शन होगा उससे लोग चलेंगे तो जाम के समस्या से मुक्ति मिलेगी। मेरे गैर सरकारी संकल्प पर पथ निर्माण विभाग मंत्री ने उठकर जवाब दिया और मैंने कहा विजय सिन्हा से कि विजय सिन्हा, आप कहते हैं कि इस पर कागज नहीं है, मैं चैलेंज देता हूं, गंभीरता से खोजवाइए। कई बरस पहले मैंने पैड पर लिखा, मैंने यहाँ से एस्टीमेट आपके पथ निर्माण विभाग में बना था और वो जो है आज तक लंबित है। और जाम से मुक्ति पाने का सीवान शहर में एक ही उपाय है, एलिवेटेड रोड। बहुत जगह जैसे बेली रोड में एलिवेटेड रोड बना है और जगहों पर बना है, तो सीवान में भी एलिवेटेड रोड बनवाने के दिशा में आप काम कीजिए। हम समझते हैं कि हम लोग परेशान हैं जाम से, तो जाम से मुक्ति मिलेगी। उस पर ये जो है आपको संसदीय कार्य मंत्री, जो हम स्पीकर थे संसदीय कार्य मंत्री, जो इरिगेशन के मिनिस्टर हैं विजय चौधरी ने कहा कि अध्यक्ष जी आप स्पीकर हैं, आप प्रश्नकर्ता भी स्पीकर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो आप भी स्पीकर रहे हैं, तो कहे कि हम भी स्पीकर रहे हैं। आई विजय चौधरी जो जवाब दे रहे हैं वो भी स्पीकर रहे हैं। तो नीतीश कुमार बहुत जोर से हंसे और कहे कि गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है कि हम लोग इसको देख लेंगे? हम तो आज़ादी के जैसे नींव रोपने का मौलाना मयूल हक साहब काम किए, उस तरह मैंने भी तो बिहार विधानसभा और सरकार में एलिवेटेड रोड बनाने का मैंने चर्चा चला करके विधानसभा के प्रोसीडिंग में मैंने उसको दर्ज कर दिया। जिस तरह सिसवन ढाला के लिए बार बार हम विधानसभा में संकल्प उठाते थे और
यहाँ से गोरखपुर तक जीएम के यहाँ जाकर के स्पीकर रहते हुए मैंने मीटिंग किया। स्टेट शेयर तेजस्वी जी ने रिलीज किया और सेंट्रल शेयर के लिए गया था फाइल, तो हम गए थे गोरखपुर में, सब लोग जानते हैं। तो बाद में स्टेट शेयर के आलोक में मैंने रेलवे बोर्ड ने भी हमने चिट्ठी भी लिखा और हो गया। तो जो यहाँ के जो MP बनी वो बेचारी तुरंत बनी। अब वो तो उसको मैंने बासी भात में किसका क्या भुलाया है, इसलिए उसको तो होना ही था, तो हो गया। वो हम स्टेट शेयर दे दिए, आप सेंट्रल शेयर दीजिए, तो वो हो गया। तो बेचारी महिला है, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि उसने कहा, ठीक कहा, कही होगी वो भी कही होगी। तो हमारा सेंट्रल शेयर भी रिलीज हो गया शिशुमन ढाला का। तो कहने का मतलब है वो बनेगा, शुरू होगा। ये आपका पुल निर्माण निगम उसके एजेंसी बिहार के है। तो उसी तरह से मैंने एलिवेटेड रोड को उठा दिया। मैं भी बतला देता हूं कि मैं भी काम के प्रति मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, और जब मैंने एलिवेटेड रोड को कह दिया है तो इस सरकार से कहता हूं कि करा दीजिए इस काम को। ये काम रुकेगा नहीं, अगर ये नहीं कराएंगे तो परिवर्तन होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारा विधानसभा के प्रोसीडिंग में एलिवेटेड रोड सिवान टाउन में तरवारा मोड़ से श्रीनगर तक नोटेड है, और उस काम को हम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना जिस तरीके से सदर विधायक ने इस बात को कहा। हालांकि इस इंटरव्यू का एक खास अगर सारांश की हम बात करें तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दिया कि अगर नीतीश कुमार जी की सरकार अगर तरवारा रोड और खास करके श्रीनगर तक एलिवेटेड रोड नहीं बनाती है, हमारी अगर सरकार आएगी तो उस पर हमारा पहला जोर होगा, क्योंकि हमने जो विधानसभा में इसकी आवाज़ उठा दी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में 2025 के चुनाव में क्या कुछ और मुद्दे बनते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।